हाउ आर यू ऑल भाई, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। इस पूरे कंप्लीट चैप्टर को हम लोग कवर करेंगे, लेकिन 3 पार्ट्स के अंदर। 3 पार्ट्स में हम लोग पूरे चैप्टर को समझने की कोशिश करेंगे, हर एक चीज, हर एक कॉन्सेप्ट को कवर करेंगे। तो भाई आप सभी का स्वागत है अगेन तहसीन वर्स यानी तहसीन की दुनिया में। तहे दिल से फिर से स्वागत करता हूँ आप सभी का। ओके, ये सीरीज जो है वो क्लास 9 सीबीएसई वाले साइंस वाले स्टूडेंट्स के लिए है। एंड जो सीरीज अभी तक हमारा चल रहा है वो है शेयर सीरीज। मैंने इस सीरीज को चालू किया था नंबर सिस्टम के साथ, लेकिन अब मैं उसको स्क्रीन पर नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा दिक्कत आ रहा था। ओके, तो ये है हमारा पार्ट 1 एंड कवर करते हैं आज का टॉपिक एंड देखते हैं सबसे पहले कि हम लोग कौन सा टॉपिक आज पढ़ने वाले हैं। ओके, सबसे पहले हम लोग अभी समझेंगे टॉपिक्स टू बी कवर्ड। हम लोग अभी कौन सा टॉपिक कवर करने वाले हैं, सबसे पहले हम लोग वो देख लेते हैं अच्छे से। ओके, टॉपिक्स कौन कौन से हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे कलर ले लेते हैं, एक डार्क कलर। ओके, सबसे पहले हम लोग कवर करेंगे हमारा फोर्स का इंट्रोडक्शन, यानी इंट्रोडक्शन ऑफ फोर्स, यानी फोर्स क्या होता है, हर एक चीज उसके बारे में जानेंगे, उसके इफेक्ट्स के बारे में, हर एक चीज के बारे में। ओके, फिर हम लोग समझेंगे बैलेंस एंड अनबैलेंस, बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स के बारे में पढ़ेंगे। ओके, छोड़ो, यहाँ पे हम लोग कलर अलग कर लेते हैं, थोड़ा सा लाइट लेके देखते हैं। फिर हम लोग कवर करेंगे, हाँ ये बिल्कुल अच्छा जा रहा है। फिर हम लोग कवर करेंगे गैलीलियोज ऑब्जर्वेशन, हम लोग कवर करेंगे, यानी उसने क्या क्या ऑब्जर्व करी और कौन सी चीजें हमें बताई, कौन सा बात हमें बताया जिसको हम लोग आज तक फॉलो करते आ रहे हैं। फिर हम लोग बात करेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, फिर हम लोग लास्ट में बात करेंगे ई पॉइंट में, जो कि है इनर्शिया एंड इट्स टाइप। इनर्शिया एंड इट्स टाइप। इनर्शिया के बारे में पढ़ेंगे, साथ ही साथ उसके प्रकार के बारे में पढ़ेंगे कि वो क्या होता है, उसके कितने पार्ट्स हैं, हर एक चीज को यहाँ पे हम लोग कवर कर रहे होंगे। तो बिना किसी देरी के साथ शुरुआत करते हैं सबसे पहला इंट्रोडक्शन ऑफ फोर्स के साथ। एंड अगले पेज पे हम लोग उसको लिखते हैं एंड उसके बारे में जो भी चीजें हैं, साथ ही एक एग्जाम्पल भी मैं लेकर बताऊंगा। ओके, अब चलो यहाँ पे ए नंबर हम लोग टॉपिक कवर करते हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ फोर्स। इंट्रोडक्शन ऑफ फोर्स, फोर्स के बारे में हम लोग सबसे पहले जान लेते हैं। ओके, तो देखो डिफिनेशन ये कहता है, हम लोग इजीली अपने स्कूल में बोलते हैं अ पुश और पुल अपॉन एन ऑब्जेक्ट। तो शुरुआत यहीं से होगा, अ push or pull on an object, a push or pull on an object resulting from its direction या फिर interaction with another object, इस चीज को तुम हटा सकते हो,
इसको तुम हटा लो एंड इतना याद रखो, ये चीज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और हमारे एग्जाम में जरूर आता है, हाफ ईयरली में भी एंड PT1 में भी। PT1 में भी आता है ये क्वेश्चन, व्हाट इज फोर्स। साथ ही साथ ये क्वेश्चन हमारा एक पर और आता है जो कि है हाफ ईयरली, एंड साथ ही साथ अगर स्कूल धन्यवाद करे, आपको पास कराने की कोशिश करे, तो ये आपका फाइनल एग्जाम के भी अंदर आएगा। फाइनल एग्जाम के अंदर भी आता है ये क्वेश्चन। मैं जिस स्कूल से पढ़ा था उसमें ये आया था, वो अलग अलग तरीके से आया था। एक सेट था कमजोर बच्चे के लिए, एक सेट था थोड़ा तेज बच्चों के लिए। तो कमजोर वाले बच्चों को ये क्वेश्चन मिला था, मेरे को एक लड़के ने दिखाया था कि देखो हमारे क्वेश्चंस ऐसे थे। तो ये क्वेश्चन ये आया था हमारे फाइनल एग्जाम में, लेकिन मुझे ऐसा क्वेश्चन नहीं मिला था, मुझे थोड़ा सा हाई लेवल मिला था। ओके, इसका डिफिनेशन के बारे में हम लोग बात कर लिए, एंड इसका यूनिट के बारे में, SI यूनिट। SI यूनिट है हमारा न्यूटन, जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे N से। एक चीज तो मैं भूल ही गया भाई साहब समझाना आज। ओके, समझा देता हूँ पहले। अब पुश और पुल, पुल मतलब खींचना अपने तरफ। अगर ये ऑब्जेक्ट है तो मैं इस तरफ खींच रहा हूँ, ओके, खींचना। एंड पुश यानी धक्का देना। अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पर है तो मैं यहाँ पे खड़ा होकर इसको धक्का दे रहा हूँ ताकि इधर मुख से करे। ओके, पुश मतलब धक्का देना, पुल मतलब खींचना। अगर किसी ऑब्जेक्ट पर हो रहा है, किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर हो रहा है, किसके साथ, इंटरैक्शन नहीं, इंटरैक्शन विद अनदर ऑब्जेक्ट, किसी और ऑब्जेक्ट के साथ टकराने के बाद जो उसके ऊपर धक्का या फिर खिंचाव पड़ रहा है, उसको हम लोग बोलेंगे कि उस पर फोर्स अप्लाई हो रहा है। ओके, इसका SI यूनिट क्या है, न्यूटन। इसका खोज किसने किया था, न्यूटन। अल्बर्ट आइंस्टाइन नहीं, वो भी बहुत ज्यादा फेमस है, लेकिन हमें याद रखना है आइजैक न्यूटन। आइजैक न्यूटन, आइजैक न्यूटन साहब ने इसको खोजा था। हम लोग कहानी ये पढ़ते हैं कि वो एक पेड़ के नीचे बैठे थे, सेब गिरा। असल में ऐसा नहीं हुआ होगा, इसके पीछे बहुत सारे लॉजिक होंगी, उन्होंने बहुत सारी चीज़ों के ऊपर रिसर्च करी होगी, लेकिन जब अचानक से गिरा होगा, ऐसा मैं नहीं बोल रहा कि नहीं हुआ होगा, हो सकता है, उसी के बारे में बता रहा हूँ। अगर ऐसा हुआ होगा तो ऐसा हो सकता है कि हाँ उन्होंने बहुत सारे पहले रिसर्च करी होगी कुछ चीज़ को खोजने के लिए, लेकिन अचानक जब सेब गिरा तो उन्हें आइडिया लगा कि कैसे खोजना है, ऐसा कुछ हो सकता है। ओके, SI यूनिट क्या है उसका, SI यूनिट है न्यूटन। फिर ये कौन सा क्वांटिटी है, क्वांटिटी है इसका वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी है, यानी इसके पास मैग्नीट्यूड साथ ही साथ डायरेक्शन भी होता है। ओके, इसका मैग्नीट्यूड भी होता है एंड साथ ही साथ हमारा डायरेक्शन भी होता है। मैं नीचे वाले चीज को इरेज कर दिया ताकि इसको मैं लिख सकूं। ओके, तो देखो वेक्टर क्वांटिटी किसे कहते हैं, उसके पास मैग्नीट्यूड प्लस में डायरेक्शन हो। मैग्नीट्यूड यानी नंबर, जैसे कि 10, 1 न्यूटन, 2 न्यूटन, तो ये हो गया नंबर, एंड साथ ही साथ उसके पास डायरेक्शन भी फिक्स होता है। अब हम चलते हैं एक एग्जाम्पल के ऊपर एंड हम लोग समझते हैं कि क्या होता है उससे। फोर्स इज नीडेड, एक बात और लिख लो यहाँ पे जो कि जरूरी है एक तरह से देखा जाए तो। फोर्स इज, एक मिनट मैं करता हूँ इसको अच्छी सीरीज एंड अच्छे से लिखने की कोशिश करते हैं। यू नो दैट माई सॉफ्टवेयर इज वेरी वेरी बैड। ओके, और मैं इसको चेंज नहीं करना चाहता क्योंकि मैं जल्दी ही एक वाइट बोर्ड खरीदने वाला हूँ एंड साथ ही साथ हम लोग फिर उसके बाद हम लोग इंटरेक्शन करते करते पढ़ेंगे वाइट बोर्ड के ऊपर। ओके, तो मैं वो जल्दी ही खरीदने वाला हूँ। तो हम लोग अभी समझते हैं फोर्स इज नीडेड। मैं लिखता हूँ पहले, फोर्स इज नीडेड, फोर्स इज नीडेड only to change motion, only to change motion
not to keep it moving। मतलब क्या भैया, आपने तो लिख दिया लेकिन समझाया तो है ही नहीं। मैं समझा देता हूँ। फोर्स हमेशा तभी जरूरत पड़ती है सिर्फ मोशन को चेंज करने के लिए, ना कि उसको हमेशा मूव कराते रहने के लिए, क्योंकि उसके बाद हवा का अपना फोर्स होता है उसको रोकने के लिए, रेजिस्टेंस जिसको हम लोग बोलते हैं, रेजिस्टिविटी। बहुत सारी चीजों के अलग अलग रेजिस्टेंस होता है। जैसे वाटर रेजिस्टेंस अलग होता है, हाई होता है, मिट्टी का रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा हाई होता है। इस तरीके से अलग अलग चीजें हैं हमारे आसपास जो हमारे ऊपर काम करता रहता है। ओके, एक एग्जांपल मैं यहाँ पे लेता हूँ कि एक जैसे यहाँ पे बॉल है, ड्रॉ करता हूँ अच्छे से। एक जैसे यहाँ पे एक बॉल है, ये क्या है, एक बॉल है। इज इट मूविंग? क्या ये मूव कर रहा है? इट इज मूविंग। योर आंसर विल बी नो। क्यों नहीं मूव कर रहा? क्योंकि वो स्टेबल है ना, उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं है। तो हम अगर क्या करें, अगर यहाँ पे एक बैट लेकर आए एंड इससे इसके ऊपर हम फोर्स लगा दे एंड इसको हम धक्का दे दे, तो ये बॉल कुछ इस तरीके से जाके जमीन पे आ जाएगा। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने यहाँ से फोर्स लगाया तो ये ऊपर गया, ऊपर गया, ऊपर गया। ठीक, जमीन का भी अपना एक अलग फोर्स होता है। जमीन का भी अपना एक फोर्स होता है जिसको हम लोग बोलते हैं ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके, जमीन के पास भी अपना एक फोर्स होता है जिससे वो किसी भी चीज को खींचता है। ये खींचने वाली चीज है। ओके, तो जैसे ये उड़ा, यहाँ पे थोड़ा सा ग्रेविटेशन लगा तो ये थोड़ा सा झुकाव टाइप आया, उसका स्पीड थोड़ा सा कम हुआ। फिर यहाँ पे आ गया, फिर और कम किया, फिर और कम किया, फिर और कम, फिर और कम, फिर और कम। स्पीड होते 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 स्पीड जैसे ही कम हुआ और जमीन उसको खींच लिया, अपने से यहाँ पे स्टिक कर लिया। तो भाई साहब, यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा कि फोर्स कैसे अप्लाई हुआ। हर तरफ से फोर्स अप्लाई होता है। ओके, अब हम लोग चलते हैं आगे एंड पढ़ते हैं इफेक्ट्स ऑफ फोर्सेस। इफेक्ट्स, इफेक्ट ऑफ फोर्स क्या है, फोर्स के कारण क्या क्या होते हैं, उससे क्या क्या हो पाता है। तो देखो, सबसे पहले हम लोग लिखते हैं सबसे पहला पॉइंट। पहला पॉइंट, ये रेस्ट को, ओके, ये हमारा रेस्ट को मोशन में लेके आता है। इसको हम लोग अपनी भाषा में लिख सकते हैं कि इट चेंज एनी बॉडी पोजीशन इफ इट इज रेस्ट, देन इट चेंजेस इट इनटू मोशन। ओके, वो किसी भी रेस्ट वाली चीज को मोशन में ला सकता है और मोशन वाली चीज को रेस्ट में भी ला सकता है। कैसे? अगर ये बॉल ऐसे ऐसे ढूंढते हुए जा रहा है तो इसके ऊपर हम लोग लगाएंगे फ्रिक्शनल फोर्स, जो जमीन लगा रहा है। फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स लगा रहा है। ओके, जिससे वो टकराते टकराते वो स्लो हो रहा है। और अगर यहाँ पे हम कोई सामान ला दे, कोई ऑब्जेक्ट ला दे जिसपे ये जाके ऐसे टकरा जाए, तो यहाँ पे जरूर यहाँ पे रेस्ट में आ जाएगा। ओके, तो ये किसी भी रेस्ट वाली चीज को मोशन में भी ला सकता है एंड साथ ही साथ मोशन वाली चीज को रेस्ट में भी ला सकता है कि भैया तुम आराम करो, मूव करने का काम मेरा है। ओके, दूसरा, स्पीड चेंज कर सकता है। स्पीड चेंज कर सकता है, ये अपना स्पीड बदल सकता है आसानी से। किस तरीके से? ये मान लो एक बॉल है, ये जा रहा है 20 मीटर पर सेकंड के स्पीड से। ओके, 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से भाग रहा है। हम क्या किए, यहाँ पर जैसे ही आया हमने यहाँ पे बैट उठाया एंड एक्सटर्नल फोर्स एक्स्ट्रा लगा दिया, तो अब ये इतनी तेजी से भागेगा कि मान लो, ऐसा तो हो नहीं सकता, लेकिन 100 मीटर पर सेकंड की स्पीड से भाग जाए। लेकिन स्पीड यहाँ पे क्या हुआ, स्पीड चेंज्ड, स्पीड चेंज्ड। अब स्पीड क्या हुआ, वो बदल गया। ये हो गया हमारा दूसरा इफेक्ट। ओके, अब हम चलते हैं थर्ड पे।
थर्ड में हमें बोलता है कि किसी भी डायरेक्शन को चेंज कर सकता है, मोशन के डायरेक्शन को। चेंज डायरेक्शन ऑफ मोशन, मोशन के डायरेक्शन को चेंज कर सकता है। अगर तुम इस तरीके से भाग रहे हो, सीधा सीधा सीधा, इस तरीके से मान लो ईस्ट है, ठीक, ईस्ट, तुम इधर भागे, यहाँ पे पहुंच गए, मैं यहाँ पे खड़ा हूं, मैं तुमको मारू एक स्लैब, ये है स्लैब, आपको पड़ा एक स्लैब, आप घूम गए इस साइड, अब इस साइड भाग गए और आप भागने लगे साउथ की तरफ, तो क्या आपका जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन, जो आपका डायरेक्शन था अब वो चेंज्ड हुआ? नाउ डायरेक्शन चेंज्ड, डायरेक्शन बिल्कुल ही बदल गया। जहां पे आप ईस्ट साइड में भाग रहे थे, अब आप साउथ साइड में भाग रहे हो, बिल्कुल ही तेजी में, और हो सकता है आपका स्पीड बढ़ गया हो, क्योंकि अब आपके अंदर एक डर पैदा हो गया। ओके, अब हम चलते हैं फोर्थ पॉइंट पे, फोर्थ इफेक्ट ऑफ फोर्स, जो कि है किसी भी चीज के शेप को भी चेंज कर सकता है। चेंज शेप या फिर साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट के शेप को चेंज कर सकता है, साथ ही साथ साइज को भी चेंज कर सकता है। किस तरीके से? शेप वाले को एक एग्जांपल ले लेते हैं, उसमें हमारा साइज और शेप दोनों आ जाएगा। मैं यहाँ पे बनाता हूँ एक डायग्राम। अगर यहाँ पे इस तरीके से एक पाइप है, ये है पाइप, मैं यहाँ पे क्या किया कि एक स्प्रिंग ला दिया, स्प्रिंग खींचने वाला। अगर आप लोग फोर्स लगा के अपनी तरफ ऐसे खींचे, क्या इसका साइज अगर इतना बड़ा था तो क्या अब इसका साइज इतना बड़ा हो सकता है? यस, यस ब्रो, चेंज हो सकता है। क्यों? हम लोगों ने उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लगाया और हमारे फोर्स के बराबर उसका फोर्स नहीं था कि वो अपने आप को रोक सके फैलने से। ओके, तो इससे क्या चेंज हुआ? उसका शेप चेंज हुआ, शेप एंड साथ ही साथ साइज भी दोनों चेंज हो गया। शेप हम लोग आटे को लोइया देख सकते हैं ना, अगर हमारी मम्मियाँ गमला में जिससे आटा सानती है, ठीक, इसको तोड़ तोड़ के छोटे 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 शेप बना देती हैं, वो भी चेंज हो रहा है ना शेप, साइज भी चेंज हो रहा है। कहाँ पे इतना बड़ा चीज था, अब इसको छोटे छोटे शेप में बदल दिया, शेप भी चेंज हो गया, साथ ही साथ उसका साइज भी चेंज हो गया। तो हम लोग इसके ऊपर भी देख सकते हैं। और जो आटा को गूंथा जाता है उसके बाद जो बनता है उसको हम लोग बोलते हैं डो। ओके, ये आपके एग्जाम में आ सकता है, इसके बारे में पूछ सकता है कि इफेक्ट क्या होता है। आप लोग चारों पॉइंट को लिख के आ जाना, नंबर पक्का मिलेगा। ओके, अब बताओ, जो वहां पे हम लोगों ने बॉल के ऊपर किक मारा था, अब बॉल नहीं, मान लो यहाँ पे एक फिर बॉल है, अगर आप लोग इसके ऊपर लात मारो, किक करो इसको, तो इसके अंदर क्या क्या इफेक्ट आएगा? सबसे पहला ये रेस्ट से मोशन में चला जाएगा, जी हाँ, ये भागेगा भाई सब। दूसरा, जब हम लोग इसको हिट करेंगे ना, उसका शेप चेंज होगा, एक साइड से वो पचकेगा पहले, ठीक, एक साइड से ये कुछ इस टाइप का हो जाएगा, इतने दूर से हो जाएगा, तो ये कुछ पचक जाएगा एक तरह से, तो ये हो गया। फिर साथ ही साथ उसके ऊपर और सारी फोर्सेस लगेंगी, वो धीरे धीरे जाके आगे रुक जाएगा। ओके, उसका स्पीड बढ़ेगा, स्पीड इंक्रीज हो जाएगा। या फिर मान लो अगर ये कुछ इस साइड से आ रहा था और हमने इस साइड से किक मार दिया, तो ये इस साइड भागने लगेगा। अगर ये साउथ से आ रहा था और हम लोगों ने वेस्ट के साइड से इस पर धक्का मार दिया, तो ये इस साइड में जाने लगा। तो यहाँ पे फोर्थ में हमारा डायरेक्शन भी चेंज हो गया। और अब बताओ, जब उसका शेप चेंज हुआ था, इतने दूर में हो गया था, तो क्या उसका साइज भी चेंज हो गया था? जी हाँ, तो ये हो गया हमारा पूरा इफेक्ट्स। जो भी इसके ऊपर इफेक्ट्स लगने वाला था, जो लगा, वो मैंने आप लोगों को बता दिया। अगर आपके एग्जाम में आता है तो आप लोग जरूर लिख के आना। ओके, अब हम लोग चलते हैं बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड पे। बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स।
बैलेंस्ड फोर्स क्या होता है, अनबैलेंस्ड फोर्स क्या होता है, मैं यहीं पे छोटे छोटे भाषा में बता देता हूँ। बैलेंस्ड फोर्स जिसमें नेट फोर्स 0 हो एंड इसमें नेट फोर्स 0 के इक्वल ना हो। नेट फोर्स क्या होता है, अगर ये रहा एक ऑब्जेक्ट, मैं एग्जांपल लेता हूँ, ये रहा एक ऑब्जेक्ट एक जगह रखा हुआ है, मैंने 10 न्यूटन से इसको खींचा, ओके, एंड यहाँ पे खड़े होकर मैंने इसको 5 न्यूटन से धक्का दिया। यहाँ पे हो रहा है पुश, यहाँ पे हो रहा है पुल, लेकिन किस साइड हो रहा है, एक ही डायरेक्शन में हो रहा है। तो क्या यहाँ पे दोनों ऐड हो जाएंगे, यानी जो नेट फोर्स आया, नेट फोर्स वो आ गया 0 के इक्वल है ही नहीं, वो तो 10 + 5 = 15 हो जाएगा, 15 न्यूटन। तो क्या ये किसका एग्जाम्पल हो गया, ये अनबैलेंस्ड का हो गया। अगर एक एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पे ले ले कि हम लोग 15 न्यूटन से इस साइड खींच रहे हैं, 15 न्यूटन से इस साइड खींच रहे हैं, तो ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में काम हो रहे हैं, दोनों अलग अलग डायरेक्शन में खींच रहे हैं, दोनों का बराबर फोर्स आ रहा है, तो ये टच से मस नहीं होगा, वो ऑब्जेक्ट वहीं के वहीं रह जाएगा। तो जो हमारा नेट फोर्स आएगा, नेट फोर्स जो आएगा 15 - 15 = 0 न्यूटन आएगा। एंड अगर हमारा फोर्स 0 न्यूटन, नेट फोर्स जो आ गया 0 न्यूटन, तो वो हमारा एग्जाम्पल हो जाएगा बैलेंस्ड फोर्स का। अगर हमारा 0 के इक्वल नहीं आया तो वो हमारा एग्जाम्पल हो जाएगा अनबैलेंस्ड फोर्स का। तो ये दोनों टॉपिक हमारे यहाँ पे क्लियर हो गए कि बैलेंस्ड फोर्स साथ ही साथ अनबैलेंस्ड फोर्स क्या होता है। ओके, अब हम चलते हैं आगे एंड देखते हैं गैलीलियो के ऑब्जर्वेशन। हम लोग यहाँ पे सिर्फ फ्रिक्शन के बारे में पढ़ते हैं। ऑब्जर्वेशन ऑफ गैलीलियो, ऑब्जर्वेशन डायरेक्ट हम लोग लिखते हैं इजीली, Galileo's observation। गैलीलियो's ऑब्जर्वेशन, गैलीलियो का क्या क्या ऑब्जर्वेशन थे, सिर्फ एक ही ऑब्जर्वेशन था भैया, उसी में हमारा दिमाग खराब हो जाता है। क्यों, उसने सिर्फ एक बात करी थी, विदाउट एन एक्सटर्नल फोर्स, जैसे कि हमारा फ्रिक्शन लगता है, लाइक फ्रिक्शन, एक्सटर्नल फोर्स जैसे कि हमारा फ्रिक्शन होता है। अ मूविंग ऑब्जेक्ट कैन नेवर बी स्टॉप। फ्रिक्शन क्या होता है, फ्रिक्शन में बता देता हूं। अगर ये रोड है, ये है हमारे पास रोड है, अगर हमने इसके ऊपर बॉल को दौड़ाया तो इसके जो जमीन ऐसे, जैसे देखो बॉल इस साइड है, जमीन इसको इस साइड ढकेलता है रोकने के लिए, जो ये फोर्स लगाता है ना, इसको हम लोग बोलते हैं फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शनल फोर्स से वो उसको रोकेगा। लेकिन अगर एक्सटर्नल फोर्स यानी फ्रिक्शन हो ही ना, तो ये बॉल हमेशा मूव करता चला जाएगा। यहाँ पे फ्रिक्शन है ही नहीं तो ये बॉल हमेशा मूव करता चला जाएगा। कितना दूर जाएगा हम लोग उसके बारे में जानकारी नहीं लगा सकते। तो इसी तरीके से हमारा काम करता है। अर्थ के बाहर सैटेलाइट अगर हम लोग यहाँ पर लेके चले गए, इसको एक बार घुमा दिया ना, तो ये घूमता ही रह जाएगा। क्यों? क्योंकि ये तो अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स के अंदर है ही नहीं, और वहाँ पे कोई फोर्स है ही नहीं, ना ही उसके पास कोई रेजिस्टेंस है, ना ही उसके पास कोई एक्सटर्नल फोर्स है, तो वो हमेशा मूव करता ही रहेगा। तो ये हम लोग समझ सकते हैं। ओके, अब हम लोग चलते हैं न्यूटन फर्स्ट लॉ के। फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन, फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन। न्यूटन बाबा के फर्स्ट लॉ के बारे में समझते हैं कि उसने क्या क्या बताया था। सबसे पहला लॉ हमें बताता है कि अगर कोई भी चीज मूव कर रहा है तो वो हमेशा मूव करता रहेगा। अगर कोई भी चीज मूव नहीं कर रहा है, वो रेस्ट में है, तो हमेशा रेस्ट में ही रहना चाहेगा। इसका नॉर्मल हम लोग डिफिनेशन समझ लेते हैं। अ बॉडी
a body in rest will want to be at rest, and a body in motion will want to be in motion if there is not any external force। क्या मतलब भैया, आप तो हर बार लिखे ही जा रहे हो, बता दो कुछ नहीं रहे। मैं बताता हूँ भैया कि अगर एक बॉडी रेस्ट में है तो वो हमेशा रेस्ट में ही रहना चाहेगा, अगर एक बॉडी मोशन में है तो वो हमेशा मोशन में ही रहना चाहेगा, जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। जैसे कि रोड के ऊपर अगर हम फेंकेंगे तो उसके ऊपर फ्रिक्शन लगता है, अगर किसी चीज़ को हम लोग अपवर्ड फेंके तो नीचे टाइप में ग्रेविटेशन लगता है। इस तरीके का अगर कोई फोर्स अगर ना लगे तो वो हमेशा मूव करता ही रहेगा। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स हटा दिया जाए, अगर सेब गिरेगा पेड़ से तो वो गिरेगा ही नहीं, वो वही वही रहेगा, भले वो टूट जाए। ओके, मेरा मतलब टूटेगा ही नहीं, क्योंकि उसके ऊपर कोई फोर्स ही नहीं है उसको नीचे उतारने के लिए, तो वो टूटेगा ही नहीं, उससे अलग होगा ही नहीं। तो ये हो गया हमारे न्यूटन का फर्स्ट लॉ, एंड इसी को हम लोग बोलते हैं दूसरा नाम। फर्स्ट लॉ का दूसरा नाम भी है जिसको हम लोग पढ़ते हैं इनर्शिया के नाम से, एंड जिसको हम लोग अलग से भी आज पढ़ने वाले हैं लास्ट टॉपिक में। ओके, तो ये हो गया इनर्शिया, इसको हम लोग बोलते हैं। साथ ही साथ एक इक्वेशन है फोर्स का फॉर्मूला है जिसको हम लोग समझ लेते हैं आज, जो कि है फोर्स इज इक्वल्स टू ma। ये है हमारा फोर्स, ये है मास, एंड ये है एक्सेलरेशन। इसका मतलब क्या भैया, ये क्या है? और देखो जो फोर्स है ना, अगर हम लोग इसको, ये है मान लो 10 kg का, हम लोग इसको केजी में ही लेंगे हमेशा। अगर ग्राम में है तो 1000 से भाग देकर उसको केजी बना लिया करो। ओके, इसको हम लोग केजी में लेंगे। तो ये हमारा जो मूव करेगा, मान लो अगर ये एक्सेलरेशन पकड़ता है कितना, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का, ये हमेशा मीटर पर सेकंड स्क्वायर, स्पीड हमेशा मीटर पर सेकंड लेंगे क्योंकि ये इसका SI यूनिट है और हम लोग हमेशा SI यूनिट को ही फॉलो करेंगे। ओके, तो ये अगर एक्सेलरेशन इतना का पकड़ता है तो हम लोग कितना फोर्स लगाए होंगे, इसको हम लोग कैलकुलेट करना है। तो फोर्स इज इक्वल्स टू ma। तो m है हमारे पास 10 kg, एंड साथ ही साथ a है हमारे पास 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो ये आ गया हमारे पास 20 न्यूटन फोर्स। ओके, इसका हम लोग आसानी से आंसर निकाल सकते हैं, एंड ऐसे क्वेश्चंस हमारे एग्जाम्स में जरूर आते हैं। ओके, एक क्वेश्चन मैं लास्ट में करा के जाऊंगा, पहले मैं इनर्शिया पढ़ा दूं, उसके बाद आपकी हो जाएगी छुट्टी। इनर्शिया तो फर्स्ट लॉ है, तो आप इसके बारे में जानते ही हैं। तो इसको हम लोग सबसे पढ़ेंगे इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या है कि अगर कोई चीज रेस्ट में है तो वो हमेशा रेस्ट में ही रहेगा, रेस्ट ही रहेगा, वो कभी मूव करेगा ही नहीं। अगर हम लोग दूसरा देखें, इनर्शिया ऑफ मोशन, ये क्या कहता है भैया? इनर्शिया ऑफ मोशन, अगर कोई ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रहा है तो ये आगे चल के भी मूव ही करता रहेगा, और उससे भी आगे चल के ये मूव ही करता रहेगा भैया। ओके, ऑब्जेक्ट हमेशा मूव करता रह जाएगा। ओके, अब देखो इसके अंदर एक और बात आता है, ये तो हो गया नॉर्मल फोर्स का फर्स्ट लॉ, लेकिन हम लोग इसको मानेंगे गलत, क्योंकि ये एग्जाम में पूछता ही नहीं है। एग्जाम के अंदर ये लिखते ही हमारा नंबर काट दिया जाएगा। इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या कहेगा कि अगर हम लोग एक बस के अंदर हैं तो हम लोग क्या हैं,
हम लोग हैं मोशन में, क्योंकि बस भी मूव कर रहा है। मोशन क्या है, रिलेटिव है। अगर बस मूव कर रहा है यानी हम लोग भी मूव कर रहे होते हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता। तो ये भी हम भी उसके मूव में हैं। लेकिन अगर जैसे ही बस बस रुकता है, हम लोग क्या होते हैं, हम लोग पीछे की तरफ चले जाते हैं, इस तरीके से धक्का खाते हैं। नहीं, आगे की तरफ हम लोग चले जाते हैं, क्योंकि बस तो पीछे ही रह जाता है, हम लोग का बॉडी आगे मूव करता रहता है। ये है इनर्शिया ऑफ रेस्ट, नहीं इनर्शिया ऑफ मोशन। अगर हम लोग इनर्शिया ऑफ रेस्ट के बारे में जानना चाहें, उसको भी हम लोग इजीली पहचान सकते हैं। जैसे कि अगर टेबल के ऊपर एक बुक है तो वो हमेशा रेस्ट में ही है। अगर देखो, हम लोग इसका एक एग्जांपल लेते हैं अगले में। जैसे एक गिलास ले लिया, इसके ऊपर ये रबर लगा दिया, के रबर इलास्टिक वाला, जो कि फैलता है, हमेशा फैलता ही रहेगा वो, ठीक। तो उसके ऊपर अगर हम लोग ला दिए एक सिक्का, छोड़ो ये रबर हटा दो, यहाँ पे रबर हटाओ। ये मान लो एक पेपर है, समझाने में आसानी होगा। रबर से भी मैं समझा सकता हूँ, लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा वो बात। मैं इसी से समझाऊँ, रबर से ही समझाऊँ, लेकिन आप लोग को पेपर से समझाता हूँ। अगर ये पेपर के ऊपर ये रखा हुआ है, हार्ड पेपर के ऊपर, और जैसे ही हम लोग इस पेपर को धक्का देंगे ना उंगली से, ये हमेशा रेस्ट में ही रहना चाहेगा, तो ये यहीं पर रुक जाएगा, लेकिन पेपर आर पार इस साइड हो जाएगा और सिक्का अंदर चला जाएगा। ओके, तो ये है हमारा इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। ओके, लास्ट इनर्शिया है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। अगर हम लोग एक गाड़ी के अंदर नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो हमारा बॉडी भी नॉर्थ साइड जा रहा होगा। अगर हमारा गाड़ी अचानक से टर्न ओवर लेता है ईस्ट की तरफ, देन हमारा बॉडी नॉर्थ में ही जाने की कोशिश करेगा, इसलिए हम लोग इस साइड धक्का खाएंगे, हम लोग लेफ्ट साइड में झुक जाएंगे। ओके, तो ये है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन को समझने का तरीका। हम लोगों ने इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन पढ़ लिया, इनर्शिया ऑफ रेस्ट पढ़ लिया, इनर्शिया ऑफ मोशन पढ़ लिया, साथ ही साथ फोर्स के बारे में पढ़ लिया, बैलेंस एंड अनबैलेंस्ड फोर्स के बारे में पढ़ लिया। हर एक चीज, जो भी छोटी छोटी चीजें हैं जो हमें इस क्लास में जाननी थी, वो सभी चीजों को हम लोगों ने पढ़ लिया। मेरे लिए ये छोटी बात है, लेकिन आप लोगों के लिए ये बहुत ही बड़ा कमान होगा अगर आपको अच्छे नंबर्स लाने हैं तो। ओके, ये आप लोगों के लिए बहुत बड़ा चीज होगा। आई होप कि आपको समझ में आया हो। अगर कोई भी टॉपिक, कोई भी चीज आपको नहीं समझ में आया होगा, प्लीज कमेंट कर देना। एंड हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, बाय बाय। जो मैं आज क्वेश्चन कराने वाला था मैं नहीं कराऊंगा, क्योंकि आधे घंटे से बेसिक हमारा क्लास एक्सटेंड हो चुका है। तो हम लोग जो क्वेश्चन आज करने वाले थे वो हम लोग कल करेंगे, यानी फ्राइडे को हम लोग का क्लास खुला रहेगा। उस दिन इंडिपेंडेंस डे है, फिर भी क्योंकि भाई साहब हमारे पास टाइम है बहुत कम। हमारा जो जनवरी फरवरी में बहुत सारे स्कूल में एग्जाम चालू हो जाता है, किसी किसी में मार्च अप्रैल में होता है, उसके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। लेकिन किसी किसी स्कूल में ना ज़्यादा पैसे नहीं जमा करो या तंग करो तो वो जनवरी में भी टेस्ट एग्जाम ले लेते हैं, फाइनल एग्जाम। इसलिए मैं चाहता हूँ कि जल्द से जल्द आपका सिलेबस खत्म हो। एंड जिस वक्त मैंने आपको बताया है कि जैसे ही मेरा व्हाइट बोर्ड आएगा, उससे पहले मैं पूरा सिलेबस को आपको खत्म करा दूंगा। एंड व्हाइट बोर्ड के ऊपर हम लोग वन शॉट के अंदर कंप्लीट सिलेबस खत्म करेंगे। एंड लास्ट में एग्जाम टाइम पे मैं आप लोगों को इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी बताऊंगा। साथ में हम लोग मजा करेंगे, समझेंगे हर एक चीज को, एंड हर एक चीज को कवर करेंगे। ओके, चलिए मिलते हैं, बाय बाय। आज के लिए नो होमवर्क, क्योंकि इसके अंदर कोई न्यूमेरिकल्स नहीं था। कल से हम लोग को न्यूमेरिकल्स मिलने शुरू हो जाएंगे। ओके, बाय बाय, मिलते हैं, टेक केयर, टाटा।